अनुभवी लोगों को अपने इस संगठन में जोड़ा। हमारे संगठन की खूबसूरती ये है कि जो सबसे अंतिम पंक्ति का पत्रकार जो गांव देहात तहसील ब्लॉक स्तर पर पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ है, हम उनके हितों का संरक्षण कैसे करें, उनके लिए एक ऐसा वातावरण जिसमें वो सत्य का अन्वेषण कर सके, बिना किसी भय, बिना किसी दबाव, बगैर किसी लालच के जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके, उन लोगों को न्याय दिलवाना सूचित कर सके जिनकी उम्मीदें मीडिया के ऊपर टिकी हुई है। आज भी जब कोई विषय आता है तो आम आदमी ये कहता है मैं पत्रकारों को बुला लूंगा, मैं मीडिया में चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जब शासन प्रशासन सरकार जब उनकी सुनवाई नहीं होती कहीं, तो उनको आज भी मीडिया से उम्मीद बची हुई है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां हर रोज आप नई घटनाओं से, नए विषयों से रूबरू होने का मौका मिलता है और नई नई चीज़ें सीखने का आपको अवसर मिलता है। और आप किसी की आंखों के आंसू पूछने के लिए, किसी को न्याय दिलवाने के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से आपको मौका मिला है। हमने पूरा जीवन सच्चाई के लिए, ईमानदारी से, हमने कोई ट्रेड यूनियनों को दुकानदारी का धंधा या दलाली का धंधा नहीं बनने दिया। हमने हमेशा सच की आवाज़ उठाई है। राजेश भाई जब अभी जो बैठक थी, आपका अपना जो सेमिनार था पत्रकारिता की दशा और दिशा, इनकी पीड़ा है कि पत्रकार संगठन किस तरह से अपने निजी स्वार्थों के लिए नेताओं के पास, सरकारों के पास लाभ उठाते रहे हैं, किस तरह से वो अपने पदों का दुरुपयोग करते रहे हैं, किस तरह से वो चंदे करते रहे हैं और कभी उन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं किया। मेरे साथ 10 साल पहले, 10 के भी 15 साल पहले सरदार बलजीत सिंह ने बताया कि मैं पहला अध्यक्ष था जिसने सारा का सारा ऑडिट करवा के दिया। ऑडिट के अलावा भी कमेटियां बना रखी थी कि वो उसमें सब वो कमेटी के सब लोग दस्तखत करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे। कासिम जिनू से हैं, इनको पता है जो मीडिया सेंटर के लिए 10 लाख रुपए आए तो मैंने इनकी कमेटी बना रखी थी, लेकिन मैंने निगरानी अपनी भी रखी। तो एक पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं। एक दिन में आपकी विश्वसनीयता स्थापित नहीं होती, पूरा जीवन लग जाता है। हम विश्वसनीय बनेंगे तभी हमारा सम्मान होगा, तभी हमारी कलम की ताकत झलकेगी। हम लगातार पिछले 3 दशक से पत्रकार सुरक्षा कानून बनवाने के लिए संघर्षरत हैं। अभी तक सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट में ये कानून प्रदेश ने बनाया है और अगर हरियाणा में भी अगर इस तरह का कानून बनता है, माननीय ओएसडी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों के साथ इस चर्चा में भागीदार हैं। मैंने उनको चाय पे बैठे बैठे भी मैंने ये चर्चा की, क्योंकि मुझे जब भी मौका लगता है मैं पर्चियाँ नहीं रखता अपने कामों की। मैं पत्रकारों के लिए ही, चाहे मुख्यमंत्री के समक्ष हो, चाहे कभी किसी जिलाधिकारी के, मेरे प्रयास ये रहता है कि मैं अपने पत्रकार साथियों के लिए किस तरह अपनी उपयोगी भूमिका निभा सकूं। मैंने जब पीछे मीटिंग से पहले चर्चा थी कि मीडिया काउंसिल के गठन की बात आई, तो मैंने कहा था भाई मैं चुनाव से नहीं करना चाहता। अगर आप सब लोग सहमत होंगे मेरे साथी, तो बेशक मैं इस दायित्व को स्वीकार करूंगा, नहीं तो मैं इसमें करूंगा। दूसरा, हमारा हर साथी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं जितना मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी उतने सब अपनी बात रखें, सबकी बात सुनी जाए, सबकी पीड़ा जो है वो उसमें शामिल हो संगठन की आत्मा के रूप में। ये हमारा मांग है। बट खालसा जी
मुख्यमंत्री के निवास पे है, सबसे नज़दीक लोगों में है सरकार के। मैंने मीडिया एग्रीगेशन कमेटी जो पिछले 11 साल से अस्तित्व में ही नहीं है, उसकी भी चर्चा उनके समक्ष की है। मैंने इनसे आग्रह किया है कि अगर संभव हो सके तो हमारे 8 प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ हरियाणा में आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। हमारा ज्ञापन और अगर एक कप चाय भी पिलवा दोगे तो मोती भाई हमारे साथ भी खुश होगी। हरियाणा तो ऐसा प्रदेश है जहाँ सबका आदर प्यार और सम्मान हम करते रहे हैं। तो भाई साहब से जो सुबह मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्रकारों के लिए कविता भी लिख रखी। मैंने कहा कि इससे उपयुक्त अवसर है, इससे बढ़िया अवसर और क्या हो सकता है। तो मैं राजेश भाई मैं यहाँ इस बैठक के लिए आप सब लोगों को मीडिया माध्यम के बहाने राजेश भाई ने कहा कि ये एक अच्छा अवसर हो सकता है, और क्योंकि हम सब एक पत्रकारिता के प्रति समर्पित हैं। इनका परिवार भी और खालसा जी बताना चाहूँगा, सारे भाई भतीजे पूरा परिवार दिन रात बहुत समर्पण भाव के साथ, बहुत निष्ठा के साथ बादली से चल के, और इन्होंने कई प्रदेशों में पत्रकारिता को नई दिशा है। ऐसे राजेश भाई को देखो, ये इतने लोग आए हुए 3 दिन यहाँ रुकेंगे, उनका भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने का सारा, और उनको सम्मानित करके कुछ ही तो तनख्वाह थोड़ी मिलेगी इस बात की। कई दिन से पूरा परिवार दिन रात लगे रहा वह है। ऐसे राजेश भाई के लिए भी मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और इस तरह के और भी पत्रकार समूह अगर देश और प्रदेश में हो तो हम एक अच्छा समाज और एक अच्छा एक देश बनाने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। भाई साहब का समय बहुत कीमती है, महत्वपूर्ण है। मैं एक ज्ञापन का प्रारूप इनको अगर आप सब उचित समझे तो मैं देना चाहूँगा, जिसमें हमारी तमाम मांगे शामिल हैं, जिसमें पेंशन का मुद्दा भी चलते बात कोई बात नहीं। तो ये विषय है। और अब मनोज जी आप बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जैसा मैंने इनके बारे में बताया था, आप सब लोग परिचित हैं। कम शब्दों में इन्होंने भी अपनी सारी बात, सारी मांगे जो बड़े खालसा जी से चाय पे चर्चा हुई, वो सब बातें आपकी रख दी हैं। मीडिया की जो फाउंडेशंस हैं, पत्रकार को क्या करना चाहिए वो भी रख दिया है। इनका 40 सालों का अनुभव इन्होंने हम सब के साथ शेयर किया, आदरणीय बड़े खालसा जी को शेयर किया, सरकारों को अपनी बात रखी। मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूँ। और जिन राजेश जी के कारण आप सब ये देख रहे हो आयोजन, इनकी धुरंधर की दिलेरी और मर्दगानगी जो आपने पिछले 3 दिनों से देखी होगी और आप सुबह से देखी होगी, मैं 2 लाइनों के साथ इनको भी आमंत्रित करूंगा कि ये भी स्वागत करें। और 2 लाइनों के साथ मैं इनको आमंत्रित करूंगा। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की हार नहीं होती। आदरणीय भाई राजेश जी अपने मुखारबिन से हम सबका स्वागत करें, हमारे माननीय अतिथि जी का स्वागत करें। बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई अध्यक्ष जी संजय राठी जी और प्रतिनिधि ओएसडी मुख्यमंत्री जी, बहुत ही आदरणीय, और सबसे बड़े कलम के वीर मेरे भाई पत्रकार आदरणीय, आप सबको बहुत बहुत नमन, आपका आभार, आपका मीडिया माध्यम राष्ट्र गौरव अवार्ड 2025 में बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, राठी जी को मैं लगभग 12 वर्ष से जानता हूं। हम 27 वर्षों से मीडिया में हैं। 3 हमारे अखबार हैं, एक हमारा चैनल है, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म में। इस मीडिया में हमारा परिवार के 22 लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, वैसे भी है, और उसके बावजूद भी काम करते हैं घर में हम लोग। संजय राठी जी एक बहुत ही पत्रकारों के लिए जीने वाले और मरने वाले व्यक्ति हैं। 12 साल में हमने कभी भी इनके व्यवहार में, इनकी बातों में ये नहीं सोचा कि भी ये चीटिंग कर सकते होंगे, ये हेराफेरी कर सकते होंगे। जीते ही पत्रकारों के लिए और पत्रकारिता के लिए,
और 12 साल में मुझे कोई भी ऐसा नेता और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने संजय राठी से ईर्ष्या की होगी, वैसे बुराई कर दी होगी, लेकिन कलंकित नहीं कर सके, आरोप नहीं लगा सके कि संजय राठी ने 1 रुपया किसी का खाया होगा। हम इनसे एक अच्छे पत्रकार के रूप में मिले थे, लेकिन ये हमारे एक अच्छे बड़े भाई बनकर आज खून के रिश्तों से ज्यादा कहीं हमारा इनका एक रिश्ता है। समय ज्यादा हो जाएगा आपका, लेकिन मीडिया के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज चाहे किसी भी क्षेत्र का पत्रकार हो, एग्रीगेटेड है या नॉन है या किसी की पहचान है, चैनल है, तो बहुत अच्छी हालत में नहीं है। सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन मैं बोलने में रुक नहीं सकता। सरकारें मध्यम और स्मॉल न्यूज़पेपर्स को बिल्कुल गला घोटने के लिए तैयार है। उनका लगभग गला घोट चुके हैं, उनको मारना चाहते हैं, उनके ऊपर हर वो काले कानून थोपे जा रहे हैं जो 1 करोड़ रुपया लेने वाले अखबार जो विज्ञापन देते हैं और जिनको 1 रुपया भी विज्ञापन वो नहीं देते, उनके साथ वही नीति अपनाई जा रही है। ये बहुत गलत और अन्याय की बात है। एक्रेडिटेशन के लिए भी बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है और सत्ता के जो चमचे हैं, जो काम करते हैं सत्ता के लिए, उनके लिए हर चीज सुविधा है। कानून दाव पर रखकर, ताक पर रखकर के काम किए जाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुझे भाजपा वाले जो मानते भाजपा का हूं मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, पत्रकार हूँ मैं। जो गलत करेगा उसके मैं पहले पेज पर हमने लिख के बताया था। हमने हर जगह पंचकुला का भी एक्सक्यू बताया था। 1.5 साल पहले हमने भविष्यवाणी की पंचकुला में ये होगा, वही साबित हो रहा है। धन्यवाद राजेश जी। एक ताली हमारे ऐसे हमारे साथी आए हैं, सब पत्रिका निकालते हैं, विदेश से चल के हमारी मीटिंग में आए हैं। भाई नेपाल जी, एक बार खड़े होंगे। नेपाल जी विदेश से चल के हमारी इस बैठक में आए हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई विदेशों से भी हमारी मीटिंग में लोग आ रहे हैं, हम इनका तहे दिल से आभार प्रकट करेंगे। और मैं हरियाणा के गुड़ियानी गांव के बाबू बालमुकुंद जी की जन्मस्थली से आता हूं। 2 लाइनों के साथ ऐसे हमारे धारदार भाई हैं, इनके भी 2 शब्द मैं चाहूंगा कि वो कहें। कर नहीं शमशीर कर में क्या हुआ, कर नहीं शमशीर कर में क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे दुश्मनों का सर कलम। धनखड़ जी, धर्मपाल धनखड़ जी, आप भी क्या क्या गिनाएं। सूरज को दीपक दिखाने के समान है, हमारे बड़े भाई हैं, प्रेरणा स्रोत है। आप भी 2 शब्द रखें। धन्यवाद। जब मीडिया काउंसिल का गठन किया गया उस समय लक्ष्य यही था कि भाई ट्रेड यूनियन का युग नहीं रहा। अब युग जो है, हमें मालिकों से संघर्ष नहीं करना है, हमें सरकार से संघर्ष नहीं करना है कि वेतनमान दिलवाना है या मालिकों से लड़ना है, क्योंकि अब पत्रकार जो है वो ठेके का कर्मचारी है। वो अपना सब कुछ मालिक के नाम लिख के दे चुका है एग्रीमेंट, इसलिए वहां लड़ने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि हम जो पत्रकार फील्ड में काम करता है, जो पत्रकार दिन रात लगा रहता है, जिस पत्रकार को मीडिया संस्था अपना रिपोर्टर नहीं मानता है, संवाददाता नहीं मानता है, अंशकालिक संवाददाता भी नहीं मानता है, उसको न्यूज गैदरिंग का दर्जा दिया जाता है या उसको एक प्रतिनिधि का दर्जा दिया जाता है। हम उस अंतिम स्तर पे काम करने वाले, अंतिम लाइन पे काम करने वाले पत्रकार के हित की बात कर रहे हैं, तो वो उसको पत्रकार का दर्जा तो मिले। कैसे मिले, ये सरकार और पत्रकार संगठनों के बीच वार्ता के बाद निकल के आ सकता है। क्योंकि जब मालिक उसको पत्रकार नहीं मानता है, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव बता देता है, अपना पत्रकार नहीं कहता है, उसको संवाददाता भी नहीं कहता है, तो ऐसे पत्रकारों के लिए हमें जूझना पड़ता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम यूनियन की बजाय एसोसिएशन के रूप में काम करें। तो आज हम पत्रकारों की वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में काम कर रहे हैं, मीडिया काउंसिल भी वही काम कर रही है, और अन्य जो अपने आप को यूनियन कहते हैं और संगठन, उनका भी काम अब उसी पे आ रहा है। मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि भाई अब आपका यूनियन बनाने की जरूरत नहीं है।
अब आपको जरूरत है ऐसी एसोसिएशन बनाने की जो अपने पत्रकार साथियों के हितों के लिए काम कर सके, पत्रकार साथियों को सामाजिक रूप से मदद उपलब्ध करवा सके, उसको सामाजिक तौर पर सुरक्षा दिलवा सके। ये मुद्दा जो है मीडिया काउंसिल की मीटिंग में, पहली मीटिंग में भी आया था, और आज भी तमाम बातें ललित जी ने कही और संजय राठी ने कही, वो सारी चीज़ें हमारे सामने। तो मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि सब बातें जो हैं वो रखी जा चुकी हैं, और समय का ध्यान रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक अपनी चलती रहेगी, आपने आए हैं 2 दिन के लिए, चर्चाएं अपने चलेंगी विस्तार से। और इस सत्र के लिए हमारे आदरणीय वीरेंद्र जी उपस्थित हुए थे, काफ़ी समय हमने ले लिया, उनसे 15 मिनट का समय मांगा था, करीब करीब हम 1.25 घंटा ले चुके, और वो बिल्कुल समय पर पहुँचे, बिल्कुल समय पर, जिसको कहते हैं RSS वाली टाइमिंग पे भाई साहब ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर सबका दिल, हम सब भी चिंतित थे कि भाई समय, हम सबको आपको इसलिए एडवांस बैठा रहे थे कि भाई साहब बिल्कुल टाइम पे आएंगे, तो भाई साहब ने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं 2 लाइनों के साथ हमारे भाई साहब को, वीरेंद्र बड़खालसा जी को, जो निजी ओएसडी तो हैं ही, साथ ही पत्रकारों के लिए भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और ओएसडी इतने सारे हैं जो मीडिया भी देखते हैं, लेकिन हमारे राठी जी ने भाई साहब को चुना। आप समझ सकते हैं मीडिया सचिव दूसरे हैं मुख्यमंत्री जी के, लेकिन भाई साहब को, वीरेंद्र जी को चुना, तो ये भी एक बात ही है कि इनके मन में इतना सॉफ्ट कॉर्नर है। आधी रात को भी भाई साहब पत्रकारों के लिए कोई बात कह देते हैं तो ये उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अभी छोटी सी निवेदन यहाँ भी रखा राठी जी ने, चाय पे भी रखा था, और उन्होंने तुरंत कहा बिल्कुल जरूर कल सीएम साहब से आपकी चाय पे चर्चा कराएंगे, आपका ज्ञापन दिलवाएंगे, मेरे को दे तो दे दो, नहीं तो लेकिन मैं वहाँ जरूर तो आपका ज्ञापन दिलवाने का प्रयास 100% करूंगा। ऐसी छोटे से आवेदन पे आए, छोटे से आवेदन पे इतनी बातें हमारी मान लेते हैं। मैं 2 लाइनों के साथ भाई साहब को आमंत्रित करूंगा। सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें तय है, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख, भाई हमारे लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले आदरणीय वीरेंद्र बड़खालसा जी, वीरेंद्र दहिया जी, बहुत आदर और सम्मान के साथ में आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट राठी जी ने, ललित जी ने, धनखड़ जी ने और राजेश जी ने बातें रखी हैं, और आपको ज्ञापन भी देंगे। आप जितना हो सके, सभी तो नहीं एक बार में मैं कहूँगा कि हो पाए, लेकिन जितनी मैक्सिमम हो सके, जो बहुत जरूरी है, जो मीडिया एक्रेडिटेशन की बात कही, रिकॉग्नाइज्ड एक श्रेणी बने, जो 2-4 बहुत जरूरी बातें हैं, मेडिक्लेम उनको मिल सकता है, सबको पेंशन नहीं मिले, लेकिन उनको एक रिकॉग्नाइज्ड श्रेणी की बहुत बड़ी परेशानी चल रही है कि 10% भी लोग सरकार से एक्रेडिटेड नहीं है। कितनी समस्याएं हैं, 150 पत्रकार एक स्टेशन पे, छोटे स्टेशनों पे DPRO के पास 150 पत्रकार है, 150 लोग छापते हैं उनको चैनल माध्यम से, लेकिन एक्रेडिटेशन 10 लोगों का है। और साप्ताहिक का भी बंद पड़ा है भाई साहब, साप्ताहिक वाले लोग भी 235 लोगों का साप्ताहिक वालों का भी बंद है, मासिक का खत्म कर दिया है। तो छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं जो कंटिन्यू हो सकती हैं, सरकार को ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। ऐसी कुछ मांगे हमारे अध्यक्ष जी ने, ललित जी ने, धनखड़ जी ने, राजेश जी ने आपके समक्ष रखी हैं, इन पर आप गौर करेंगे। बहुत जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित हम सभी मंच पर ही उपस्थित हैं, तो मंच पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्ते, प्रणाम करता हूं। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में मुझे यहाँ निमंत्रित किया, तो मैं आपका आभारी हूँ। और राठी साहब ने जो विशेष मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके बीच में आऊँ, और मुझे पत्रकारों का जो एक विशेष लगाव वाला जो मामला है, तो वो मैं कविता से अपना विषय लूँगा। उससे पहले मुझे शेर व शायरी बहुत नहीं आती, लेकिन मुझे लगा कि एक शेर आपके पर सटीक बैठता रहता हूँ कि कैंचियाँ क्या खाक रोकेंगी हमें उड़ने से, कैंचियाँ क्या खाक रोकेंगी हमें उड़ने से, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। वास्तव में पत्रकारिता जो है वो एक कोई जॉब या कोई ऐसा लाइन नहीं है। आपने जो पकड़ा है, वास्तव में आपने पकड़ा भी नहीं होगा, आपका ऐसा कोई संयोग बना होगा कि आप इस दिशा में आ गए। और यहाँ आना मतलब ये वास्तव में एक ऐसा फील्ड है जिसमें तप है, त्याग है,
जिसमें शोषण भी है, उस शब्द का भी प्रयोग हम कर लेंगे, वो बाद में है। लेकिन यहाँ तप का और त्याग का ज्यादा महत्व है। और यहाँ पर हम एक मिशन को लेकर के यहाँ चलते हैं। यहाँ एक राष्ट्र का भाव मन में होता है। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमें, हमारे मन में, समाज में आज भी पत्रकारों के लिए एक विशेष स्थान है, क्योंकि पत्रकारिता राष्ट्रभक्ति का, देश हित में लड़ने का एक ऐसा सटीक माध्यम था। तलवारों से भी ज्यादा कलम की ताकत को समझा जाता था। और जितने भी पत्रकार हमारे अतीत में हुए होंगे, आजादी की लड़ाई में जब कलम चलती थी तो तलवारों को भी पीछे छोड़ देती थी। इस प्रकार का एक वातावरण उस समय ऐसा हुआ। तो मैं ये जो पत्रकारिता के बारे में जब मन में विचार आया, तो ये 2000 जब कोरोना काल हुआ, तो कोरोना काल में हम, क्योंकि घर में रुकना हमारा बड़ा कठिन होता था, तो मेरी माँ बोलती कि हमारे घर में तो बीमारी तू लेके आएगा, क्योंकि तूने रुकना ही नहीं है, तू बीमारी लेके आएगा घर में। तो मैं खबरें देखता, टीवी तो चलता था, तो मेरे मन में आता कि यार ये टीवी में जो खबरें चलती हैं, ये सारी दुनिया से अपने को लेटे लिटाए, बैठे बिठाए जो कनेक्ट करके रखते हैं, कौन लोग हैं ये? तो ये कौन है ये? और बीमारी को, इनका भी तो परिवार होगा। और फिर जब मैं उन परिवारों को, उनकी बैकग्राउंड को, क्योंकि मैं तो लगभग मेरे जो भी सोनीपत में साथी हैं, मैं उन सबको जानता हूं। और मैंने पत्रकारिता का वो दौर देखा है कि जब मैं 2005 से इस फील्ड में आया, एक आंदोलन, एक भूमि जमीन का अधिग्रहण का एक आंदोलन हुआ, तो मेरे से किसी ने कहा कि भाई कितने पैसे लगेंगे खबर छपवाने के? ऐसा बोला, आंदोलन तो चलाएंगे लेकिन खबरों के पैसे कितने लगेंगे? मैं कह रहा मुझे तो नहीं पता कितने पैसे लगेंगे। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे। तो खबरें छपती, एक कैमरे वाले को बुला के लेके आते, वो कैमरा में फोटो उतारता, फिर उसके बाद उसके ऑफिस में जाता, वहां से वो सीडी या फ्लॉपी देता, उस फ्लॉपी में एक अपना प्रेस नोट लिखते, प्रेस नोट को लिख करके और एक 10-12 जगह मोटरसाइकिल से जाते, और वो फटाफट 15 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से, और वो जिला केंद्र है, वहां जाकर के सभी उसमें नमस्ते भाई साहब, हाँ भाई साहब, ऐसे कनेक्ट, मतलब फेंका और आगे, फेंका और आगे, और ऐसे फिर अगले दिन सुबह वेट करते, खबर छपेगी तो कुछ अखबार छापते कुछ। यानी कितना उनका जो जीवन है। और उस दौर से मैं पत्रकारों को देखता था। तो फिर ये जब कविता लिखी तो मैं उस समय मेरे मुंह से, और वो जो टीवी में चल रहा था, तो मेरे मुंह से निकला कि नमन तुम्हें हे पत्रकार, नमन तुम्हें हे पत्रकार, हाथों में लेकर कलम कैमरा, मन में साहस का भंडार, अपने पथ पर अडिग खड़े हो, नमन तुम्हें हे पत्रकार, नमन तुम्हें हे पत्रकार। संघर्षों के पथ पर चल, संकटों से भिड़े पल पल, तू संभल बन सत्य का, करे असत्य पर प्रहार, नमन तुम्हें हे पत्रकार, नमन तुम्हें हे पत्रकार। चलती रही हर पल हर घड़ी, चलती रही हर पल हर घड़ी, न रुकी अथक कलम तेरी। भाई थम जाओ, ऐसे नहीं। चलती रही अथक कलम तेरी, चलती रही हर पल हर घड़ी, न रुकी अथक कलम तेरी, लिखती रही न चिंता करी, मिलेगी जीत या होगी हार, नमन तुम्हें हे पत्रकार, नमन तुम्हें हे पत्रकार। उस हार से मतलब मौत से था। मुझे उसको पत्रकार, वो जाएगा, वो खबरें लेके आएगा, उसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, बीमारी अज्ञात थी, बीमारी का पता ही नहीं था वो क्या थी, लेकिन उस समय वो बीमारी किसको भी लग सकती थी और उसका भी परिवार उसकी चपेट में आ सकता था। तो फिर मन में आया कि खड़े हो जिस रण में तुम, कि खड़े हो जिस रण में तुम, वहां अर्जुन हो और कृष्ण भी तुम, कि खड़े हो जिस रण में तुम, वहां अर्जुन हो और कृष्ण भी तुम, कर स्वयं का मार्गदर्शन करता चल कुरुक्षेत्र पार, नमन तुम्हें हे पत्रकार, नमन तुम्हें हे पत्रकार। सरकार के अनेक विंग इसमें लगे थे, पुलिस लगी थी, मेडिकल विंग लगी थी, उनके पीछे सरकार खड़ी थी, लेकिन पत्रकार के पीछे कौन खड़ा था? उस पत्रकार के पीछे कौन खड़ा था कि तू क्रांतिवीर और विद्वानों का स्वर, तू क्रांतिवीर और विद्वानों का स्वर, शोषित पीड़ित का विश्वास तुम्हीं पर, उत्साह और निराशा दोनों तेरे कर, तुझ में संतुलन का बल अपार, नमन तुम्हें हे पत्रकार, नमन तुम्हें हे पत्रकार। यानी अंत में यही पंक्ति है कि किस प्रकार का संतुलन भी बना के रखना पड़ता था, कि हर जगह फ्रंट लाइन में खड़ा होना, पीछे परिवार को छोड़ के आना, और
अपने उन बातों पर जिसके कारण समाज में हमारा सम्मान होता है, उन विषयों को भी जिंदा रखना, उन गुणों को भी, एथिक्स को भी जिंदा रखना, और समाज की पीड़ा को भी देखना, परिवार का दर्द भी देखना, और उसके बीच में संतुलन को बनाए रखना, वास्तव में ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा गुण है। और इस सरकार का मुझे सौभाग्य है कि इस सरकार ने ही पहली बार, हरियाणा सरकार ने, मुझे बहुत ज्यादा अभी इस योजनाओं की जानकारी नहीं है कि, लेकिन मुझे इतना पता है कि हरियाणा सरकार एक ऐसी सरकार थी, या हरियाणा ये सरकार हमारी ऐसी थी कि जिन्होंने पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। चाहे उनकी पेंशन का हो, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा था लेकिन बड़ा था, और इस दिशा में आगे भी अनेक काम हम लोग करेंगे। आज आपने जो भी यहाँ पर विषय दिए, उन विषयों को भी मैं लेकर के जाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा भी करूंगा, और चर्चा भी करके, और जैसा क्योंकि हम समय समय पे हमेशा डिमांड आप दोगे वो पूरी होंगी, समस्याएं फिर आएंगी, फिर डिमांड आएगी, कुल मिला के सतत संपर्क होना जरूरी है। और तीसरा जो विषय है कि हम यहाँ पर आज एक संगठन के स्वरूप में भी आए। तो संगठन का स्वरूप क्या है कि पिछले दिनों एक इंग्लैंड से हमारे कुछ साथियों ने और एक दिन माना, दिन का नाम था चूरमा डे। चूरमा एक हरियाणा राजस्थान की एक विशेष डिश है, बड़ी चलती है, और वास्तव में आप उसको दूध से खाइए, आप उसको दही से खाइए, आप उसको दाल से खाइए, आप उसको सब्जी से खाइए, आप उसको अचार से खाइए, आप उनसे बिना किसी, जो भी मैंने नाम लिए हैं उनके बिना भी खाइए, यानी आपको लाभ देगी। आप सुबह खाइए, आप दोपहर खाइए, आप शाम खाइए, यानी चूरमा एक सर्वश्रेष्ठ, मैं तो ये कहता हूँ कि एक तरह से राजकीय भोजन हो सकता है चूरमा, क्योंकि चूरमे आप सफर में जा रहे हो तो कोई पैकिंग की आवश्यकता नहीं, आप लपेटो का अगर उसमें आ जाएगा, आप तौलिया में उसमें रुमाल में लपेटो तो आ जाएगा, आपको पैकिंग की भी जरूरत नहीं। यानी हम उसकी चूरमा की जब बात करेंगे, उसके गुणों की चर्चा करेंगे तो वो भी लंबे हैं, आप उसकी पैकिंग की बात करोगे वो भी लंबे, उसकी बनाने का ढंग जो है वो बनाने का और किस प्रकार का ढंग है, बड़ा आसान सा ढंग है। हाँ, लेकिन एक बात उसके अंदर होती है, उसके अंदर एक बात होती है कि चूरमे के अंदर करारी रोटियां सेकी जाती हैं, और वो करारी रोटियों को अपनी अकड़ तोड़नी पड़ती है। अगर उनमें अकड़ रहेगी तो वो चूरमे के लिए उपयोगी वो नहीं हो सकती। गुड़ को अपनी अकड़ तोड़नी पड़ती है, घी को अपना कड़ापन पिघलना पड़ता है, तब जाकर के एक सर्वश्रेष्ठ डिश बनती है, उसका नाम है चूरमा। और अगर हमने संगठन के स्वरूप को, संगठन के आधार को अगर हमने बनाना है और संगठन बनाना है, तो चूरमे की जो पद्धति है वही विधि संगठन को निर्माण करने के लिए भी वो चलानी पड़ेगी। किसी को अंदर ये घमंड हो गया कि मैं चला रहा हूं, बार बार इनको इशारा, सब कुछ ये कर रहे हैं, सब ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ये घमंड तोड़ना कि मैं संगठन चला रहा हूं, कि संगठन हम सब चला रहे हैं संगठन, और इस प्रकार के भाव से, और एक दूसरे का, और दूसरा जो विषय है वो है कि आत्मीयता का भाव। यानी देखो, ये जीवन वास्तव में बहुत छोटा है। मतलब अभी मेरे घर में मेरा भतीजा का देहांत हो गया, आज 20 दिन हुए, तो 20 दिन नहीं हुए, तो वो चला गया। वो मुझे मतलब पहली बार ऐसा सीन हमने देखा। हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सारे मिलकर के रहते हैं, तो जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाएगा, इसलिए जीवन को अंतिम दिन समझ करके हम लोग जिएंगे तो ज्यादा तनाव फ्री होकर के हम लोग जीते हैं। तो इसलिए दूसरा में एक बात और उसने बोला, अभी भाई साहब ने कुछ बोला, तो मुझे लगा कि ये चीजें तो जीवन में हर किसी को सुननी पड़ती हैं। एक बार हम कहीं पे गए हुए थे, किसी एक लड़की ने आत्महत्या की, तो हम लड़के वाले पक्ष में थे, तो उसकी वहां पर गए तो एक औरत ने रोते रोते कहा, ये आगे पंचायती, ये आगे हिमाती, ऐसे बोली, ये आगे हिमाती। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि सुन बात, हिमाती नहीं, हम पंचायती हैं, जो ठीक होगा वो करेंगे, अगर गलत इसने करा है तो फांसी तुड़वाएंगे इसको, अगर गलत इसके ऊपर आरोप है तो इसके लिए मदद भी करेंगे। इसलिए हमेशा एक पंचायती के भाव से गलत और सही का निर्णय लेकर लेना, किसी के लिए ये अपना सर्टिफिकेट निकालना है ना भाई हम किसी के नहीं, ऐसा क्यों बताना, हमारे व्यवहार ही हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और कहने की जरूरत ही किसी को क्यों पड़े, हमने बताना ही क्यों पड़े। अगर हम तेरी तरफ है कि इसकी तरफ है, जो ठीक है वो ठीक है, वो गलत है तो गलत है, मौके में कह देंगे। हमें लगा मैंने अपने साथी से कहा मैं तैयारी कर लूं, उसको कहीं जाना था, मैं कहा तू तैयारी कर ले, बोला अपना जीवन बोलता है। तो इसलिए व्यक्ति का जीवन बोलता है कि जब हम कोई भी बात रखते हैं तो हमारा जीवन बोलता है, और वो जीवन इस प्रकार से बोलता है कि आज हम जिस प्रकार से बात आई कि पत्रकारिता समापन की हो रही है, समाप्त हो रही है, या हाँ वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव आया है, लेकिन जिस परिवारों में या जिस कंपनी में या जिस इंस्टीट्यूशन में कोई भी अगर R&D बंद हो जाएगी, अगर किसी प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहां पर बंद हो जाएंगे तो वो पतन उसका है निश्चित। इसलिए अगर हम अपने आप को किस प्रकार से प्रासंगिक बना के रखें, इसके लिए भी हमने प्लान करना चाहिए। इसके लिए भी हमने प्लान ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम अपने आप की हमारी भूमिका में किस प्रकार आज सबसे बड़ी समस्या देश के सामने कौन सी है। वास्तव में पत्रकारिता का जन्म राष्ट्र के निर्माण के लिए हुआ था और गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए हुआ था। तो इसलिए आज एक छोटा सा विषय देखिए, आज छोटी छोटी बातें समाज के अंदर किस प्रकार के विघटन पैदा कर देती हैं, किस प्रकार का दुराव पैदा कर देती हैं, बड़े बड़े दंगों को जन्म दे देती हैं। ये क्यों देती हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी भूमिका में कमी रहेगी, क्योंकि वो तो क्षेत्र मेरा था। किस प्रकार से झूठी खबर आई, एक खबर आई किसी ने भेजी, मैं भी बता रहा था किसी, क्योंकि अब हर आदमी पत्रकार है, कुछ भी भेज देना। लेकिन जैसे ही अगर वो खबर संजय जी से आई है तो फिर मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर वो खबर आपकी तरफ से आई है तो आप सभी संजय जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं कह रहा हूं, अगर वो खबर आपकी तरफ से आई है तो प्रामाणिक है, सत्य है फिर वो। तो इसलिए प्रामाणिकता का जो मापदंड है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि हमने जो भेजी है वो बिल्कुल जांच और परख के भेजी है, क्योंकि मेरे द्वारा भेजी गई एक छोटी सी खबर समाज को तोड़ सकती है। ऐसे कितने ही उदाहरण होंगे, छोटी छोटी बातें, क्योंकि कितने बार ऐसी होती है कि सामने चीज देखने वाली जो चीज है वो भी कई बार मापने की छोटी सी कथा, एक कहानी मुझे याद आई, मैं उस कहानी को सुना करके और इस बात को पुष्ट करूंगा कि कई बार सामने प्रत्यक्ष देखने पर भी कोई चीज झूठ हो सकती है। इसलिए कितना गहन और उसका चिंतन करना चाहिए। एक बार एक राजा होते हैं, राजा और जो रानी थी वो भी राजकाज में सहयोग करती थी, तो वो निकल गई। राजा जो है वो अपने ट्रेनिंग पे यानी शिकार खेलने के लिए प्रैक्टिस पे चले गए। कई दिन में या शाम को आना था उनको, तो रानी आई, तो रानी भी अपने राजकाज के लिए चली गई। तो तभी जो नौकर है, शाम को जैसे हुआ तो दीप जलाने के लिए नौकर आया जो कर्मचारी था, और वो उसने बेड सजाया, चद्दर वद्दर लगाई और दीप जलाया। तो उसने देखा तो महाराज भी आज तो शिकार पे गए हैं और रानी महारानी भी आज तो बाहर गई है, उनका भी पता नहीं कितने बजे आएगी, मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। तो उसने देखा तो इस बेड पे लेट के देखता हूँ कैसा फील होता है, तो वो फीलिंग लेने के लिए वो बेड पे लेट गया। अब थका था तो बेड पे लेटते नींद आ गई, तो नींद आई तो लेट गया, थोड़ी सर्दी भी लगी होगी तो उसने चद्दर मुंह पे ढक ली। इसी बीच में रानी आई। रानी ने देखा कि यार महाराज तो आए नहीं, कोई सेना भी नहीं आई, कोई अधिकर्मचारी उनके तो रक्षक भी नहीं थे। सोची चलो आगे होंगे, तो शिकार से आए थे तो उनको लेटे हुए थे, वो भी साथ में अपना लेट गई बेड पे। तभी उसकी आंख खुली, उसने देखा रानी भी साथ में है। अब रानी भी साथ में है और उसकी आंख खुली तो वो एकदम भागा। भागने से सामने से राजा आ गया, इतने में राजा का काफिला अंदर आ गया। यही कहानी समाप्त होगी। अब ये प्रत्यक्ष जो है यानी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी अनुसंधान की आवश्यकता है, इसमें भी रिसर्च की आवश्यकता है। तो इसलिए समाज के सामने इस पत्रकारिता का जो और हर समय पे हर क्षेत्र में गलत और सही ये होते रहेंगे। इसलिए क्या करना, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अपने वो नहीं करने, हमेशा अपने सर्टिफिकेट अपने माथे पे टांग के नहीं घूमना। भाई हम तो भाई ऐसे, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो लेखनी है कि भाई अपनी तो कलम बोलेगी, तो आपकी तो कलम बोलेगी, आपकी जबान क्यों बोलेगी। इसलिए ऐसा एक वातावरण समाज के अंदर निर्माण हो और जिस प्रकार से राष्ट्र के समक्ष और जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों का भी सामना करना, समाज के अंदर एक अच्छे राष्ट्र हित के नैरेटिव खड़े करना,
ये वास्तव में पत्रकारिता का काम है। और जब ये काम सारे समाज में खड़े होंगे तो फिर उसके बाद ये जो संगठन की जो शक्ति है, क्योंकि आपके कारण से, आपके द्वारा, आपके यहाँ नीचे से निकले हुए जो लोग हैं उनके बारे में छाती ठोक के पक्ष रखने वालों की ताकत बढ़ जाती है। जब आप जैसे लोग मजबूत टीम नीचे खड़ी होती है तो फिर जिस प्रकार के जो नेतृत्व करता है, जो आपके विषयों को लेकर के जब जाते हैं तो उनका फिर हृदय की गहराइयों से भी स्वागत होता है, उनका फिर बाहें फैला करके स्वागत होता है, क्योंकि आप जो प्रतिनिधित्व करते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती है, मैं अक्सर एक बात करता था कि एक वो बिच्छुओं का लाइन जा रही थी, तो बिच्छू लाइनों में जा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि इनका प्रधान कौन है, बोला हाथ लगा देख जिसका नाम होगा वो पड़ेगा। यानी सामने एक बात करेंगे कि हम जब एक किसानों में एक बात कर रहे थे कि लोगों को लगता है कि यार सारी तो करती है क्या, सारी तो नेतागिरी तो इसको, तो इसलिए जब तक वो है, जब तक लीडर है तो लीडर को मिलने वाला सारा प्रोटोकॉल उसके लिए होना ही चाहिए। या तो इस योग के बनोगे उसको इजीली हटा के दूसरी जगह वो बैठे, और या फिर जब तक वो है तब तक भाई बॉस इज ऑलवेज राइट। और हम इनको, ये श्रेष्ठ अपने गुणों से नहीं बनने वाले, ये आपके सहयोग से श्रेष्ठ बनने वाले हैं, ये टीम से श्रेष्ठ बनने वाले हैं। इसलिए जब अगर हम ये चीजें रखेंगे तो निसंदेह हम इनकी शक्ति बढ़ाएंगे। और जब अगर हम पीछे पीछे इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की बातों को जन्म देना शुरू कर देंगे, कुछ ना है खाली ये चीजें शुरू कर देंगे, कानों में इधर उधर की बातें शुरू कर देंगे, तब फिर उसके बाद हम ये मान के चले कि हम अपनी ही शक्ति को हम खत्म कर रहे हैं। तो नहीं तो फिर वो कई बार होता है ना कि छोटी सी कहानी मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन उसका वो भाव समझ में आ जाएगा। दो पंडित जी किसी के यहाँ चले गए और जाके कहा कि भोजन, तो भोजन के लिए एक जना बाहर गया, तो बोला ये तो बैल है, दोनों साथ साथ गए थे, बैल है बैल। दूसरा पंडित को बताया जो बाहर चला गया था, अच्छा अच्छा, तो उसने उसको दूसरे को बता दिया, बोला कुछ नहीं तोता है ये तो बस रटा रटाया, बोला अच्छा। तो वो फिर वो दोनों बाप भी हुआ उसी बात, तो वो फ्रेश फ्रेश होने चले गए, भोजन की तैयारी कर दी। तो उसने क्या किया, एक के लिए तो इतनी उसमें शाली काट के रख दी प्याज काट के रख दिया चारा, और एक के लिए मिर्चें रख दी। तो बोला भाई ये क्या भोजन हुआ, बोला जी यही कह रहा था कि बैलेंस बोला ये तोता हमारे चार बातें आती इसको, तो बाकी इसका जीवन कुछ नहीं। तो इसलिए फिर क्या होता है कि हम एक दूसरे की चीज खराब करके और अपने ही सामने शांति या मिर्चें आने वाली है। तो इसलिए मेरा इतना ही आग्रह है, और जब अगर आप लोग कमजोर हो जाएंगे तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, ये निसंदेह है। क्योंकि फिर जब आप लोग उसके लिए फाउंडेशन, उसके लिए बैरियर नहीं बनेंगे ना, फेक न्यूज के लिए, और समाज के हित में कोई चीज नहीं है, आज तो वो टेस्ट आपको मिल रहा है, टीआरपी आपको मिल जाएगी, लेकिन भविष्य राष्ट्र का खराब हो जाएगा। ऐसी कितनी चीजें आप गौर करके देखोगे कि किसी ने कभी कोई ऐसी गड़बड़ की होगी, तभी तो आज ये फाउंडेशन बनी। आज 3 घंटे पहले अगर हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किसी ने तो गड़बड़ करी ना, हमारे बीच के लोगों ने मिस की होगी ना, इसीलिए वो टेस्टिंग का इतना बड़ा उसके लिए आपको चेक पॉइंट इतने बढ़ा दिए। तो इसलिए इन चीजों के लिए हम लोग करें, और मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है, निसंदेही है, किसी को मैं भविष्य को रखा है। आपको आपके व्यवहार को ये रहने वाला ही धरती पे, आप जाओगे तभी भी आपको बहुत लोग अनुसरण करने वाले हैं। तो गीता का अंतिम एक श्लोक बोल करके अपनी बात पूरी करूंगा। यद यद आचरति श्रेष्ठ तदे देवो तरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्ततः अनुवर्तते। जैसा जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा जैसा आपका आचरण होगा, ये भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि जैसा जैसा आपका आचरण, आपका व्यवहार होगा, आपके अनुचर, आपके जो छोटे हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपको फॉलो करेंगे ही। उसके उदाहरण है कि हरियाणा का एक गांव है, डॉक्टर साहब कोई पता, पानीपत के पास में है, एक गांव के अंदर सबसे ज्यादा जेलों के अंदर है बच्चे, भर दिन उन्हें जेल है। और एक बार एक मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, वो बोले कि तुम स्कूल का क्या करोगे भाई, तुम तो बड़ा जेल बनवा लो, गांव में ताकि रोटी पानी नजदीक हो। और एक गांव है दिल्ली बॉर्डर पे, निजामपुर गांव, उस गांव में कबड्डी के प्लेयर हैं। एक ही गांव में भारत के 5 प्लेयर एक समय में भारत की कबड्डी की टीम के अंदर थे। वो निजामपुर गांव है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। क्यों थे? क्योंकि कभी एक अच्छा बच्चा, किसी 1-2 बच्चों ने कबड्डी का अच्छी खेलनी शुरू करी, लोगों ने अनुसरण करना शुरू कर दिया। वो तो बाल मन है, वो तो आपको फॉलो करने ही वाले कि बहुत हमारा बॉस कर रहा है तो मैं भी करूंगा।
इसलिए आपका व्यवहार इस धरती पर रहने वाला है वो किसी ना किसी के रूप में जरूर नीचे रहेगा। इसलिए आपको तय करना है कि आपको कैसा व्यवहार यहाँ लेके जाना है। इतनी बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। धरती जोरदार तालियां बजाओ भाई। सारी बातों का निचोड़ निकाल दिया। और ये रागिणी मैं आपको रागिणी की 4 लाइनें हैं। मेरा गांव लक्ष्मीचंद के नजदीक है इसलिए कि रागिणी का तो बनता ही है। स्वागत है। हाँ, तो मैंने रागिणी लिखी थी। शिक्षण चाल पड़े हम एक मन में दाब चिनारी और हम बदलेंगे भाग देश का या बात समझ में आ रही है या बात समझ में आ रही। आपके लिए है भाई इतना शिल्हा काम नहीं से यो जो हमने पकड़ा से या खिलनी मिलनी माता को ना यो हाड़ फोड़ खसरा से हाड़ फोड़ खसरा से यो हनुमान का लंका दौरा अरे डग डग पे खतरा से और झगड़ा यो किसे गैर ते को ना वो शामी भी अपना से शामी भी अपना से पर योगेश्वर से यो संगठन हमारा श्री योगेश्वर से यो संगठन हमारा हम अर्जुन धनुर्धारी और हम बदलेंगे भाग देश का या बात समझ में आ रही बात समझ में आ रही। साहब के यहाँ तो राजेश जी की जो पहले ही इनके बहुत लोग आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। परमात्मा की कृपा को या संयोग को मैं से तुरंत फोन उठा लिया। कई बार ये नहीं उठा पाते, व्यवस्था इतनी होती, मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ हो तो प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी और सर्व गुण संपन्न पत्रकार कवि शायर साहित्यकार भाई वीरेंद्र दहिया जी, समाचारकारी समाचार पत्र समूह के संपादक राजेश जी, एमसीजे के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भाई ललित शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संजय राठी जी, कोषाध्यक्ष बागी जी, प्रवक्ता गोयल साहब और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों से पधारे हुए हमारे संगठन के नींव के पत्थर ओएसडी साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही, चूरमा। वाकई आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस संगठन को चूरमे की विधि से ही चलाएंगे। अब आपका और अधिक समय न लेते हुए बाकी चर्चाएं हम अगले सत्र में करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, आपने इतना समय दिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कल संभवतः आप संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात कराएंगे। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद। अभी मैं ज्ञापन देने के लिए आमंत्रित हूँ। उससे पहले 2 लाइनें हमारे जो शहीद जितनी हम सांस ले रहे हैं उनको भी हमें नमन कर लेना चाहिए। इस 2 लाइनों के साथ फिर हम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम उनको अपना ज्ञापन सौंपेगी। जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय हो, कलम आज उनकी जय। निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय टीम से, हमारे सभी साथियों से, प्रेस की बढ़िया फोटो जिले में आपको
हरि